नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 7th क्लास की पुस्तक है उसमें पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हालांकि देखिए, इससे पहले एक चैप्टर है लेकिन वो आपके कोई काम का ऐसा नहीं है, तो इसलिए उसको एक बार ड्रॉप कर रहे हैं। और जो वास्तव में आपके काम के हैं, तो जैसे राज्य सरकार का टॉपिक है, तो वो अभी हम इसको पढ़ेंगे। तो अच्छे से पढ़िएगा। और इसके साथ ही मैंने लास्ट जो वीडियो था उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था कि राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता कहां पर है। सबसे कम महिला साक्षरता, तो उसका सही उत्तर था जालोर। और सभी विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया था। और इसको याद करने की मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी। जालोर में जीरा भी सबसे ज्यादा जीरा कहां होता है, जालोर में है। तो जीरा से याद कर लेना कि जालोर का जीरा। और महिलाएं जो है वो ज्यादा काम क्या करती है, जीरा निकालने का काम करती है। तो महिलाएं ज्यादा जीरा निकालने का काम करेगी, तो फिर पढ़ाई कौन करेगा। तो इसलिए पढ़ाई में जो है वो कम साक्षरता मिलती है। तो इस तरीके से याद करवाया था, तो आप इसको कर लेना। बिल्कुल सही था, सबने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसके साथ ही आपको आज के क्वेश्चन का जवाब देना है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस जिले में है। फिर से सुनिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस जिले में हुई है। यह आपको कमेंट करके बताना है, उस जिले का नाम लिखना है। और अगर इस तरह से लिख दें कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा जिला है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, तो वो सबसे बेस्ट है। दो जिलों के नाम तो लिखेगा, सबसे ज्यादा किस में और फिर उससे थोड़ा कम और किस में। 10 की वृद्धि दर क्या होती है ये आपको समझा चुके हैं वैसे। यानी 2001 से 2011 के दौरान इन 10 सालों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में हुई है, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। राज्य सरकार। भारत गणराज्य 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित राज्य क्षेत्र का एक संघ है। अब यह आंकड़ा नहीं है, मैंने आपको वैसे कई बार बता दिया। अब है 288। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब वो कैसे हैं, वो इन्हीं जो ये क्लास है पॉलिटी वाली है, इन्हीं में ही लास्ट किसी क्लास में आपको समझाया है। तो अभी आंकड़ा है 288 का, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। संघ राज्य क्षेत्र का एक संघ है, यूनियन है। भारत सरकार ही संघ या केंद्र सरकार के नाम से जानी जाती है। आप यह पढ़ चुके हैं कि भारत के मतदाता 3 स्तरों की सरकार को चुनते हैं। अपने शहर के नगरीय निकाय अथवा अपने ग्रामीण क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं को, अपने राज्य की सरकार को और देश की संघ सरकार को। तो ये हो गया। तो यानी भारत के मतदाता हैं वो 3 स्तरों की सरकार को चुनते हैं। पहला है नगरीय निकाय या ग्रामीण क्षेत्र की पंचायती राज, यानी जो स्थानीय स्वशासन वाला। दूसरा है अपने राज्य की सरकार को, जो विधानसभा वाला, उसकी बात कर रहा है ये। और देश की संघ सरकार को, जो एमपी वगैरह आप चुनते हैं। प्रत्येक सरकार का कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना क्षेत्र होता है। जैसे कुछ जो ऐसे पॉइंट हैं, जिन पर कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता है, कुछ ऐसे हैं जिन पर केवल राज्य सरकार बना सकता है, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों बना सकते हैं, जिनको समवर्ती सूची में रखा जाता है। सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने आदि कार्यों की जिम्मेदारी होती है। सरकार में सम्मिलित कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है, तो कुछ लोगों को इन्हें लागू करना होता है। विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में समाधान के लिए न्यायालय की व्यवस्था है। उपरोक्त सब कार्यों को करने के लिए राज्य में संस्थाएं होती है। राज्य की सरकार की बात करें तो ये ऊपर क्या कहना चाह रहा है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य। ये चीजें मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है कि एक सरकार के 4-5 मेन काम होते हैं। अगर उन काम में सरकार सफल हो जाए, वो एक सही सरकार मानी जाती है। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी वगैरह है, उसको दूर करना, जो नए रोजगार के अवसर जो है उनको सर्जित करना, नए रोजगार उपलब्ध करवाना, सुरक्षा सुनिश्चित करे। हर व्यक्ति सड़क पर हो, चाहे वो रात के 12 बजे भी हो, तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे।
जैसे शेरशाह सूरी के समय का एक लाइन कही जाती है, वो शेरशाह सूरी का शासन हालांकि ज्यादा नहीं रहा, 5 साल ही रहा। फिर मृत्यु हो गई थी शेरशाह सूरी की। ऐसा कहते हैं कि आधी रात को 12 बजे कोई बुजुर्ग महिला या कोई बुढ़िया, जैसे इस तरह से कहा है, कोई बुजुर्ग महिला कोई बुढ़िया सर पर सोने की टोकरी रखकर पूरे नगर को पार कर जाती थी और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसको कोई लूट ले। ये है प्रशासन। तो ये तो मैं कई बार देखता हूं कि उसी तरह के कठोर नियमों की आवश्यकता पड़ती है। खैर वो एक अलग पॉइंट है। तो जब तक वो सुरक्षा, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। कोई महिला अगर बाहर है, काम करती है, रात के 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, अंधेरा होने लगता है, तो उसके मन में एक अलग से डर होने लग जाता है। ये चीज क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारें या समाज, समाज भी दोषी है, कोई समाज नहीं है कम कि उसको बिल्कुल फेयर घोषित कर दे, नहीं। ज्यादा दोष इसमें समाज का है। कैसे है वो और कहीं बताऊंगा कभी। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा बिल्कुल सुनिश्चित करे। तो इसके बाद में हम बात करते हैं, राज्य की सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद अपनी बैठकों में नीतिगत फैसले लेते हैं, यानी नीति निर्माण से संबंधित। देखिए, आप पढ़ते हैं तो 3 तरह की व्यवस्था पढ़ते हैं। एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है, एक न्यायपालिका होती है। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उसको एग्जीक्यूट करना, उसको क्रियान्वित करना। और उनमें कहीं भी कोई समस्या हो तो उसके लिए कौन बना हुआ है? न्यायालय। अगर विधायिका के कोई कानून से संबंधित भी किसी को कोई शंका हो, कोई डाउट हो, तो न्यायालय के पास में न्यायिक, यानी न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू का होता है। और अगर कोई ऐसा कानून बना दे वो, तो न्यायपालिका जो है उसको कैंसिल कर सकती है, अवैध ठहरा सकती है। उच्च न्यायालय नागरिक व सरकार के बीच के विवाद को सुलझाता है। संस्थाओं के साथ नियम कानून जुड़े होते हैं, नियम कानूनों के अंतर्गत ही संस्थाओं को कार्य करना होता है। तो ये राज्य के स्तर पे बताया है कि जैसे राज्य पे सीएम और उसकी जो भी कैबिनेट है, जो भी उसका मंत्री परिषद है उसकी, तो ये फैसले वगैरह करते हैं। और लागू करने के लिए कौन होते हैं? नौकरशाह, जो ब्यूरोक्रेसी, ये क्रियान्वित करते हैं उसको। और हाई कोर्ट, राज्य स्तर पे हाई कोर्ट होता है। और देश के स्तर पे कहें तो सबसे सर्वोच्च संस्था कौन है? सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय। और ये इन्होंने भारत का संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है। ये देश में सबसे ऊपर है। जो हमारे देश का संविधान है, हमारे देश के संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है। सबसे ऊपर हमारे देश में कौन है? वो है भारत का संविधान। और ये इन्होंने प्रस्तावना लिखी है सामने, हालांकि आपको दिखेगी नहीं इतनी साफ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इसमें कुछ अक्षर कटे हुए भी हैं यहाँ पे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये वर्ड इसमें लिखे हुए नहीं है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुआ बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर शुक्ल पक्ष सप्तमी, तो संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। कुछ वर्ड इसमें है नहीं, इन्होंने शायद बहुत पहले की जो प्रस्तावना है उसको यहां प्रिंट कर दिया हो गया, लेकिन कुछ इसमें नाम है नहीं। तो ये है हमारे देश की प्रस्तावना। तो इसमें देखिए कितनी गजब चीजें हैं। आपके क्वेश्चन कभी बनते हैं, प्रस्तावना में से लगातार क्वेश्चन बनते रहते हैं। न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात है, समता की बात की गई है। और हम भारत के लोग, तो सब कुछ किस में निहित है? हम यानी इंडियन में, भारतीयों में। तो न्याय वो पूछता है कि कौन से न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। फिर यह स्वतंत्रता की बात है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता यानी समानता कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो ये चीजें हैं।
इसके बाद में आता है सरकार की शक्तियों का बंटवारा। भारतीय संविधान में राज्य सरकार के गठन, कार्यों और शक्तियों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। संविधान ने सरकार की शक्तियों और कार्यों को संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट रूप से बांट दिया है। यह बंटवारा 3 प्रकार की सूचियों में वर्णित किया गया है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो इन दोनों के कार्य साफ साफ विभाजित किए गए हैं। इसलिए विभाजित किए गए हैं कि दोनों आपस में झगड़ा नहीं करें। भाई जैसे आदमी लुगाई का काम है, आदमी का काम है कि साहब बाहर से पैसे कमा के लाओ, मेहनत करो। लुगाई कह तो साहब उसका काम बांट दिया, कह चल तू खाना बना लेना। या जैसे मान लो दोनों मिलके खाना बनाए, तो कैसे, कैसा कर, तू तो आटा गूंद दे, मैं सब्जी काट लूं, तू रोटी बेल दे, मैं उसको सेक दूं, तू सब्जी काट, मैं उसके क्या लगा दूं, तड़का लगा दूं। तो इस तरह से काम बांट के जो करते हैं तो उसमें क्या झगड़ा नहीं होता। फिर तो आदमी लुगाई को काम बांट लेना चाहिए, उससे झगड़ा नहीं होगा। जैसे रूममेट वगैरह रहते हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, बाहर पढ़ते हैं, तो काम मिल बांट के करते हैं, तो और सबके काम विभाजित होते हैं। तो यहां यही है कि केंद्र और राज्यों के बीच में चूंकि सत्ता के गलियारे हैं, और जहां सत्ता होगी, कुर्सी होगी, वहां अधिकारों को लेकर के झगड़ा होगा। उस चीज को दूर करने के लिए विषय विभाजित कर दिए। प्रथम सूची संघ सूची या केंद्रीय सूची कहलाती है। इस सूची में रक्षा से संबंधित, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, रेलवे और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय शामिल हैं। एक बात का ध्यान रखना, 97 पहले थे, अब अगर आज की डेट में आपसे पूछता है तो ये विषय कितने हैं, 100। जो अभी कितने विषय हैं, 100 विषय हैं, ध्यान में रखना। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार अर्थात भारत सरकार को दी गई है। यानी एक चित्र भी आप देख रहे हैं, चाहे रेल है, ये जो बैंक वगैरह सेवा, ये क्या नाम है इसका, ये समुद्री यातायात, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब जैसे मैं अगर एक उदाहरण दूं, अभी सीएम, राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत जी हैं। अब अशोक गहलोत जी का मान लो एक दिन मूड हो गया कि चलो अपने ईरान जाते हैं, या जैसे ईरान छोड़िए अभी अमेरिका की बात करते हैं, और अमेरिका के अंदर ट्रंप से मिलके आते हैं। चले गए गहलोत जी। अब ट्रंप जी और अशोक गहलोत जी मिले, और दोनों ने मिलकर के कहा कि साहब हम भारत सरकार के लिए चलो हम एक समझौता करते हैं, राज्य सरकार की तरफ से, राजस्थान की ओर से, भारत बार छोड़ो, हम तो आपसे डील करते हैं सीधी, इतना इतना फलाना, आप हमारे ये करो और वो करो, और हम आपको ये देंगे, ये सुविधा देंगे। क्या ये चाहे तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। कोई करना भी चाहे तो केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। केंद्र सरकार जब तक नहीं की, और मुख्य रूप से केंद्र सरकार, अब आप देख लीजिएगा, बाहर के देशों से जब भी मिलना होता है मोदी जी ही जाते हैं, मुख्यमंत्री वगैरह भी जाते हैं, वो एक अलग समिट के तौर पर जाते हैं। कोई अलग सम्मेलन हो, अलग समिट हो, समझौता नहीं कर सकते कोई भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समझौता हो, राष्ट्रीय स्तर का समझौता हो, मुख्यमंत्री अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि विदेशी मामले जो हमने रखे हैं, ये यहां जो विदेशी मामले हैं, ये सब किसके अधिकार में है, केंद्र सरकार के अधिकार में है। वो जो चाहेगी वो ही होगा। तो ये सब शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। तो आप कभी भी देख लेना, किसी भी राज्य का कोई भी सीएम बाहर के किसी देश के, जो वहां का कोई राष्ट्रपति हो और चाहे प्रधानमंत्री हो, उसके साथ आपको कोई समझौता करता हुआ नहीं दिखेगा। और मिलना एक अलग चीज है, आप भेंट करो वो एक अलग चीज है, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते सर। दूसरा पॉइंट है, द्वितीय सूची कहलाती है राज्य सूची। इस सूची में पुलिस, स्थानीय व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे स्थानीय महत्व के 66 विषय शामिल हैं। अब 66 मत करना, अब इसको कर देना 61। ये तीनों सूचियां जो है, संघ सूची में अब 100, राज्य सूची में है 61, और समवर्ती सूची में है 52। यह आंकड़ा ध्यान रखना, 100, 61, 52, यह आंकड़ा ध्यान में रखना। अब ये पहले वाला नहीं है कि पहले यहां भी 47 होते थे समवर्ती में, अब वो नहीं है। 97 ये यहां नहीं है, 66 ये नहीं है, ये सब क्रॉस कर देना। अब 100 है संघ सूची में, राज्य सूची में 61, और समवर्ती सूची में है 52। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों की सरकारों को दी गई है। राज्य सरकार इनमें से अनेक कार्य स्थानीय निकायों की सहायता से करती है, जैसे सिंचाई है, पुलिस है, ये जेल है, स्थानीय शासन है, स्वास्थ्य
और ये जैसे कृषि वगैरह, पशु चिकित्सा, ये जो इस तरह की चीजें हैं, इन पर कौन बना सकता है? केवल राज्य सरकार कानून बना सकता है। इन पर केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। और देखिए, जहां केंद्र, अब जैसे मान लीजिए दिल्ली है, आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कई बार यह कहा है कि दिल्ली की पुलिस हमारी सुनती नहीं, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वो तो एक अलग आ गया वो तो वहां जो एक प्रकार से हेड कौन है? सरकार ही है, जो भारत सरकार है वही एक प्रकार से हेड है वो। तो इसलिए वहां सत्ता और शक्ति में लगातार खींचतान चलती रहती है। लेकिन जहां प्रॉपर पूरी तरह से राज्य हैं, तो वहां केंद्र सरकार इन मामलों में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं कर सकती। पशु चिकित्सा है, सिंचाई है, पुलिस है, जेल है, स्थानीय शासन, स्वास्थ्य, कृषि, ये सब इन पे कानून वगैरह बनाने का, लॉ बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। कितने विषय हैं? 61। नेक्स्ट है तृतीय सूची, समवर्ती सूची कहलाती है। इस सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, विधि आदि 47 विषय शामिल है। मैंने आपको बता दिया, अब ये 47 नहीं है, अब ये कितने हैं? 52। इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु केंद्र के कानून को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। जैसे अगर मान लो दोनों ने कोई कानून बनाया, शिक्षा है, एक तरफ केंद्र सरकार बना रही है, एक तरफ राज्य सरकार बना रही है, तो अब जैसे मैं आपको अभी एक मुद्दा बता रहा हूं, जो अभी रीट वाला, जो आप रीट क्या वो क्या कहते हैं वो, अभी जबान पे मेरे नाम नहीं आ रहा, नई शिक्षा नीति। अब नई शिक्षा नीति है, बच्चों में खतरनाक हलचल है कि पता नहीं नई शिक्षा नीति क्या होगा, केंद्र सरकार ने लागू कर दिया, इंटरव्यू रख दिया। तो पहले तो आप ये देखिए कि शिक्षा कैसा विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का है। समवर्ती माने इस पे केंद्र भी कानून बनाता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। तो केंद्र सरकार ने बना दी नई शिक्षा नीति, राज्य सरकार उसको मानने के लिए पूरी तरह से कोई ऐसा बंधी भी नहीं है। पहले भी कई कानून बने हैं समवर्ती सूची के, जिन पर राज्य सरकार ने अपने अकॉर्डिंग उनमें चेंज किया है। तो राज्य सरकार चाहे तो उनमें चेंज कर सकती है, लेकिन वो अगर आमने सामने भिड़ने की बात ही आ जाए तो फिर देखो, जो केंद्र हेड तो सेंटर ही रहेगा हमेशा। लेकिन फिर भी समवर्ती सूची के जो विषय हैं, जैसे शिक्षा है, किताबें, बिजली, अब आप जानते हैं कभी यहां एनसीईआरटी लागू करते हैं, कभी आरबीएसई लागू करते हैं। अब ये एनसीईआरटी वहां फिर से अलग दूसरी चेंज होने वाली है सेंटर में 2021 से, तो क्या फिर यहां चेंज करेंगे? तो ये अलग अलग चीजों पर है। केंद्र सरकार एनसीईआरटी चलाती है, राज्य सरकार का जब मन होता, पहले राजस्थान बोर्ड चलाते थे, फिर बीच में एनसीईआरटी की तरह चलाने लगे, फिर अब पूरी तरह से डिटो एनसीईआरटी को कॉपी कर रहे हैं। तो ये राज्य सरकार का अपने विषय हैं। बिजली है, उद्योग हैं, वन पर्यावरण है, मजदूरों के कल्याण के लिए है, कीमत वगैरह निर्धारित करना, अखबार वगैरह, ये चीजें, ये शिक्षा, ये तो इन पे आप ध्यान रखना। तो जैसे नई शिक्षा नीति जो आई थी, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था, 3-4 मिनट का वीडियो था। मैंने आपको बताया भी था उसमें कि राज्य सरकार कोई मानने के लिए बाध्य नहीं है इसको, वो अपने हिसाब से कुछ चेंज कर भी सकती है उसमें। तो ये चीजें हैं। शेष बचे हुए विषयों की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है, जिन्हें हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। देखिए, संविधान के अंदर एक आर्टिकल आता है 248, अनुच्छेद 248। तो अनुच्छेद 248 जो है वो क्या है? वो अवशिष्ट शक्तियों का आर्टिकल है। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है? शेष बचे हुए विषयों की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। अब जैसे मान लीजिए, ना तो कोई केंद्र जो संघ सूची थी, कोई विषय उसमें भी नहीं आया, कोई राज्य में भी नहीं आया, कोई समवर्ती सूची में भी नहीं आया, कोई बच गया, या कोई नई तरह का विषय सामने आ गया, तो फिर अब उस पर कौन बनाएगा? तो वो उनको हम अवशिष्ट शक्तियों में रख देते हैं, और डायरेक्ट उस पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार को वो दिया जाएगा और केंद्र सरकार ही उस पर बनाएगा। आर्टिकल ध्यान में रखो तो रख लेना, नहीं तो कोई जरूर नहीं है। आर्टिकल 248 और आर्टिकल 148 क्या है? सीएजी। सीएजी क्या है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो ये आप ध्यान में रख लेना इस चीज को। अब है राज्य सरकार के अंग।
राज्य सरकार की शक्तियां उनके 3 अंगों में बंटी होती है। ये 3 अंग कौन से हैं? देखिए, आज का जो चैप्टर है वो इतना महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी ग्रेजुएशन तक करके आ जाता है कोचिंग में और उनको इन चीजों के बारे में पता नहीं होता कि क्या कार्यपालिका में कौन आता है, विधायिका में कौन आता है। वो रट्टे लगाने की कोशिश करता है। ये चीजें समझने की होती है और बड़ी प्यारी प्यारी चीजें हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था बना रखी है। संविधान बनाने वालों ने बहुत जबरदस्त तरीके से बनाया इसको। राज्य सरकार का ढांचा क्या है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जो है उसमें कौन आता है? सबसे पहले विधायिका की बात करते हैं। विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाने का। कानून बनाना, नीति निर्माण करना। तो कौन कौन आता है? राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद। जिन राज्यों में विधान परिषद है तो उनमें विधान परिषद भी आएगी साथ में, और विधानसभा तो राज्यों में है ही है खैर, और वहां का राज्यपाल। इसके बाद में आता है राजनीतिक कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद आती है। और स्थायी कार्यपालिका, अब इसके बाद में देखिए मंत्री परिषद में जो अलग अलग मंत्री होते हैं, फिर उन अलग अलग मंत्रियों के विभाग होते हैं, उन विभागों के नीचे सरकारी कर्मचारी होते हैं जो काम करते हैं। तो उनको काम करना है, इसलिए वो सब के सब किस में आ जाते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका के अंदर एक तो हाई कोर्ट होता है सर्वोच्च, जैसे राजस्थान की बात करें तो मेन हाई कोर्ट तो कहां है? जोधपुर। और ब्रांच की बात करें तो जयपुर में इसकी ब्रांच है। तो हाई कोर्ट तो जोधपुर है, जयपुर में ब्रांच है हाई कोर्ट की। उसके बाद में नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अलग अलग जिले में अलग अलग न्यायालय होते हैं। तो ये 3 तरह की व्यवस्था होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अब ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, सेंटर के अंदर जब आप बात करेंगे, सेंटर की वहां के पार्लियामेंट के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की संसद में कौन कौन आता है, तो वहां वो राष्ट्रपति भी आएगा। बड़े छोटे छोटे और प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। अब विधायिका के अंदर आप कहेंगे सर ये राज्यपाल क्यों बनता है? भाई राज्यपाल को विधायिका में क्यों रखते हैं? क्योंकि कोई भी जो विधेयक है वो लॉ तब बनेगा, कब बनेगा? जब राज्यपाल उस पर साइन करेगा, तब जाकर के वो कानून बनेगा। राज्यपाल जी उस पर मोहर लगाएंगे, ये लो साहब अब बन गया कानून। तो इसलिए जो राज्यपाल है वो विधायिका का पार्ट होता है। और राज्यपाल के पास कार्यपालिका शक्तियां भी है, आप पढ़ते हैं, राज्यपाल के पास विधायी शक्तियां भी है, कार्यपालिका शक्तियां भी है और न्यायपालिका की शक्तियां भी होती है राज्यपाल के पास। तो इसलिए कार्यपालिका के अंदर राज्यपाल भी है, और चूंकि कार्यपालिका में काम करने का काम अब पूरी तरह से मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, और यहां नीति निर्माण में तो पूरी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होता है। आप जानते हैं कि बनता है कि इतना परसेंट जो है वो विधायक उपस्थित होने चाहिए, इतने 3/4 साइन होने चाहिए। इस तरह के कानून पर 3 तरह से बन सकते हैं लॉ, और 3 तरह से नीति निर्माण हो सकता है। तो वो अलग अलग चीजें हैं, 2 तरह से, 3 तरह से। संविधान में कोई संशोधन, वो तो खैर उसका काम है हेड का, जो राष्ट्र मेन जो सेंटर का। लेकिन विधानसभा और विधान परिषद ये नीति निर्माण का काम करेंगे, राज्यपाल उन पे साइन करेगा फाइनल। लेकिन काम करने का काम कौन है? कार्यपालिका का। तो उसमें तो मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, फिर उनके जो भी डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं वो सब आते हैं, और राज्यपाल भी है ही इसमें। इसके बाद में देखिएगा हम बात करते हैं कार्यपालिका की। तो सबसे पहली है राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका जनता द्वारा निर्धारित अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों का निकाय होता है। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो सरकार चलाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करते हैं। तो ये तो एक निर्धारित अवधि तक है, जैसे 5 साल के लिए सरकार होती है। तो अब जैसे मुख्यमंत्री हैं, ये इनके मंत्रिपरिषद वगैरह, तो ये लोग तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार बन गए तो हमेशा के लिए यही रहेंगे। तो ये राजनीतिक कार्यपालिका होती है जिनका जनता चुनाव करती है। और स्थायी कार्यपालिका,
तो जैसे आप एग्जाम वगैरह दे करके, सरकारी एग्जाम वगैरह, कोई आरएस बनता है, कोई एसडीएम बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई एसएससी के थ्रू सिलेक्ट होगा, कोई राजस्थान की भर्तियों के थ्रू सिलेक्ट होगा, वो सरकारी नौकरी जिसको आप कहते हो। तो आप तो एक बार लगे तो पूरी जिंदगी भर की स्थायी नौकरी है, कोई आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता, सिर्फ ट्रांसफर कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो उम्र भर की नौकरी होती है सरकारी नौकरी तो, लेकिन कुर्सी है वो एक बार के लिए तो 5 साल के लिए ही मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थायी कार्यपालिका। वे लोग जो जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किए जाते बल्कि उन्हें सरकार लंबे समय तक के लिए नियुक्त करती है, जैसे कि सचिव, अन्य प्रशासनिक अधिकारी, इन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ये लोक सेवक राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में काम करते हैं और राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आप देखते हैं इनके जो भी मिनिस्टर वगैरह होते हैं, इनके सबके सचिव होते हैं, ये सब अधिकारी होते हैं। कोई आईएएस से सिलेक्ट हुआ, कोई आरएस से सिलेक्ट हुआ। और आप देखते हैं कि जब भी नई सरकार बनती है तो सबके सचिव वगैरह सब बदल जाते हैं, क्योंकि हालांकि सरकारी व्यक्ति सरकारी है, लेकिन फिर भी अगर व्यवहार में देखा जाए तो ऑफिसर का भी यह होता है कि साहब हम इन जो नेतागण हैं उनके खास होते हैं, ये नेतागण इस पार्टी के खास हैं, ये सरकारी सेवक। तो जो भी सत्ता में आएगा पार्टी वाला, कोई भी पार्टी जैसे दूसरी पार्टी की सरकार बनी तो उसका जो खास होगा उसको वो अपने आसपास सचिव और मुख्य प्रशासनिक पदों पे लगा देगा। इनके बाद में हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। राज्य सरकार की सारी गतिविधियां राज्यपाल के नाम से संचालित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। अब देखिए राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन है? तो राज्यपाल। राज्य सरकार की सारी गतिविधियां किसके नाम से की जाती है? राज्यपाल के नाम से। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। और उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन वास्तविकता में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकता है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो राज्यपाल को रखेगा और जब भी चाहे राज्यपाल को उसको हटा देगा। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, वह किसी विधायिका का सदस्य न हो, सरकारी और लाभकारी पद पर न हो, वह राज्यपाल के पद के योग्य होता है। तो आप भी मान लीजिए भारतीय नागरिक हैं, आपकी आयु 35 से कम नहीं है, आप भी किसी विधायिका के सदस्य नहीं हो, सरकारी और लाभकारी पद पर नहीं हो, तो आप भी किस पद के योग्य हो? राज्यपाल बन सकते हो। हालांकि राज्यपाल के बारे में जो एक प्रैक्टिकली व्यवहारिकता के अंदर चीज आती है कि जिनकी अवस्था बहुत ज्यादा होती है, या जिन्होंने देखे प्रैक्टिकली एक अलग चीज होती है, जिनको जिंदगी भर जैसे मान लीजिए किसी पार्टी की सेवा की, पार्टी उनसे खुश है, तो फिर वो क्या करते हैं, जो अब क्या करें, का चलो इनको क्या बना दो, राज्यपाल बना दो, तो वो एक संतुष्टि उनको रहती है कि हाँ मैं किसी तो पोस्ट पे हूं। जबकि राज्यपाल कार्य करना चाहे तो राज्यपाल के पास करने के लिए बहुत कुछ है। मेरे अनुसार जो है वो 45 से 60 साल के मध्य का जो व्यक्ति है उसको राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। देखने में आता है 75 साल उम्र होगी, 80 साल उम्र है, 85 साल उम्र है, खुद अपने पांव पे नहीं खड़े हो सकते, उनको संवैधानिक मुखिया बना देते हैं। भाई वो एक आदमी के एक ऊर्जा वाला व्यक्ति चाहिए, उत्साही व्यक्ति चाहिए। 45 से 60 साल उम्र वाले को क्यों नहीं बनाते? आप बाहर के अमेरिका वगैरह हैं, कोई भी कंट्री में देख लो, वहां आपको 45, 50, 55 सब पॉलिटिशियन इस एज के आपको आराम से मिल जाएंगे मेन पोस्ट पे। लेकिन भारत में आपको 75, 80, 85, 95, वो जब तक अंतिम सांस है तब तक वो आप सत्ता नहीं छोड़ेंगे वो। तो वो खुद का जो उनका हेल्थ देखने में ही उनका समय निकल जाता है। तो ये कई चीजें हैं। अब ये ठीक, अब ये चल रहा है। तो इसके बाद में तो ये देखिए राज्यपाल के बारे में कुछ चीजें हैं, और आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि अभी आगे काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें और आगे इससे पढ़ेंगे।
और ये चैप्टर तो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि 100% है, 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, 100%। चाहे वो कैसे घुमा फिरा के पूछे, लेकिन आएगा जरूर। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।